एवरीवन, वेलकम टू विंग्स गुडान। दोस्तों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। जस्ट अभी 1 घंटे पहले ख़त्म हुआ है और मेरे पास इकोनॉमिक्स का पेपर पहुंचा है, तो सोचा आप इसे डिस्कस कर लूं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो है इट वाज वी कैन से इजी टू मीडियम लेवल की थी। जिस तरीके से पिछली बार पंचायत अकाउंट स्टैंड में आई थी, तकरीबन उसी लेवल की थी। और कहीं ना कहीं सवाल सीधे सपाट थे, कोई ऊपर नीचे की चीज़ नहीं थी। सो सबसे पहला सवाल इंडिफरेंस कर्व पे पूछा गया कि इंडिफरेंस कर्व आर डैश डैश टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और आप जानते हैं इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसी होती है, और अगर आप ओरिजिन से देखेंगे उसको तो कन्वेक्स होती है। सो जब तक जो आपके दो प्रोडक्ट्स हैं वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट ना हो या फिर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ना हो, तो इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज बी कन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पिछली बार इन्होंने बोला था कि इन विच ऑफ द केसेस, इंडिफरेंस कर्व पे पिछली बार भी सवाल आया था, और इस बार इनने सीधे सपाट सवाल पूछा है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 91 का बी, कि इट इज ऑलवेज कन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन अनलेस एंड अनटिल जो आपके दोनों प्रोडक्ट्स की बात हो रही है ए और बी की, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्स ना हो परफेक्ट, या फिर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अमंग द गिवन ऑप्शंस डैश डैश विल रिड्यूस बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल सा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। हालांकि बजट डेफिसिट अब कैलकुलेट नहीं किया जाता, अब रेवेन्यू डेफिसिट या फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट में तो हमेशा थ्योरी में तो पढ़ना ही पड़ता है इसको। तो दोस्तों जानते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल रेवेन्यू है। मान लो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा 100 रुपीज़ है, टोटल रेवेन्यू मेरा 90 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ मेरा बजट डेफिसिट आएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि कम कैसे होगा। अब देखो, पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी, मान लो यहाँ 100 की जगह 95 ही करेगी, तो क्या ये वैल्यू कम होकर 5 हो जाएगी? तो यही पूछा था इसने कि कौन सा ऑप्शन रिड्यूस करेगा मेरे बजट डेफिसिट को। अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे तो बजट डेफिसिट बढ़ेगा। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में तो कोई इसमें वो नहीं है। सो आंसर आपका आ जाएगा ए। ठीक है जी, सो ए विल बी द आंसर, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल रिड्यूस बजट डेफिसिट। नेक्स्ट पे आते हैं, among the given methods which approach is used to measure national income by summing up the flow of factor incomes received by labor, capital, land and entrepreneurship। कह रहा है कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके, तो इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। कैसे? जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें जो भी पैसा जा रहा होता है एज इनकम्स, वो लेके लेबर को वेजेस जाती हैं, लैंड को रेंट जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग एज व्हाट, एज इनकम। तो ऑब्वियसली इनकम को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम इनकम अप्रोच कहते हैं। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक स्कॉलर्स डैश डैश वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। अगर फैक्टर प्रोडक्शन किसी ने पढ़े उसको याद होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार ही हैं। अब देख लो, लैंड तो है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, मनी जो है, मनी कहीं भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट सवाल आ गया, टू डिटरमिन इकोनॉमिक ग्रोथ द जीडीपी इज कंपेयर्ड विद द पॉपुलेशन ऑल्सो नोन एज। कह रहे हैं जब जीडीपी को हम पॉपुलेशन के साथ कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अब याद करो, जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये आता है आपका पर कैपिटा इनकम, है ना। दिस इज पर कैपिटा इनकम। सो जब भी पॉपुलेशन, मतलब ये होता है कि जितनी भी इनकम कंट्री ने कमाई, अगर वो बराबर बराबर पूरी पॉपुलेशन में बांट दी जाए तो कितना पैसा मिलेगा हर किसी को, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस देन देयर इज। ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का सवाल है। क्लासेस में और यूट्यूब चैनल पर भी मैंने बहुत डिटेल में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई किया था, तो आइए दोबारा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करें तो पहले हम इक्विलिब्रियम कर्व बना लेते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कर्व का, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको कहते हैं, ई। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी की ये जो प्राइस है पीई इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये जो क्यू ई है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कह रहा है कि जब भी किसी आर्टिकल की प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हो, यानी कहीं यहां पर हो, तो कैसी सिचुएशन, आप खुद देख लो। ये डिमांड कर्व है, ये वाली, थोड़ा कलर बदल देता हूं मैं ताकि थोड़ा बेटर समझ में आए आपको। ये आपकी डिमांड कर्व है और ये आपकी सप्लाई कर्व है। अब देखो, सप्लाई इतनी है, जो भी मान लो 2 3 4 5 क्वांटिटी मान लो, और ये डिमांड इतनी है। दैट मीन्स सप्लाई क्या है? ज़्यादा है, डिमांड कम है। जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जाएगी बात, तो इसका मतलब होगा कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? बताओ, सरप्लस इन द मार्केट, शॉर्टेज इन द मार्केट, मोर डिमांड देन व्हाट कैन बी सप्लाइड, इक्विलिब्रियम द मार्केट। ये तो नहीं है। यहाँ अगर होता कि लेस डिमांड और मोर सप्लाई तो हम मान देते।
आंसर आएगा सरप्लस इन द मार्केट 96 का ए। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, रिकार्डो एज्यूम्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अगर आप रिकार्डो की सिर्फ एजम्पशन ही पढ़ोगे तो रिकार्डो की एजम्पशन में ही आपको दिख जाएगा कि वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का एजम्पशन लेके चलता है। सिंपल सवाल, सिंपली एजम्पशन से पूछ लिया। और हमारे नोट्स में जो कॉपी जिसके पास भी होगी वो देख सकते हैं, हमारे एजम्पशन में बड़े डिटेल में लिखा हुआ है और भी क्या क्या एजम्पशन इसकी थी। उसके बाद आ गया ऑल कंपनी सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मार्केट शेयर डज नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, द सिचुएशन इज। इसको कहते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं प्राइस मेकर, सॉरी प्राइस टेकर। प्राइस टेकर जो मार्केट सेट करेगी वो आपको प्राइस लेनी पड़ेगी। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिस केस में कोई भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होती, एग्जैक्टली हर कोई सेम टेस्ट का, सेम साइज का, सेम वेट का, सेम वॉल्यूम का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द गिवन टेक्निक्स और एनालिटिकल टूल इज यूज टू क्राफ्ट फिस्कल पॉलिसी। देखो, जब भी मैं क्लासेस में या फिर यूट्यूब चैनल पर जब भी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क समझाया तो मैंने हमेशा कहा है कि माइक्रो इज एट एन इंडिविजुअल लेवल और एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल और एट अ हाउस होल्ड लेवल, बट माइक्रो इज एट अ नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल और द वर्ल्ड लेवल। तो जब भी हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की तो पूरी कंट्री के लिए फिस्कल पॉलिसी होती है या फिर पूरी स्टेट के लिए फिस्कल पॉलिसी होती है, तो उसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हो, ना कि माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर में इन्फ्लेशन आ गया, आपका इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स आ गया, ये सब चीज़ें आ गई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब आते हैं अगले। इन 1981 एज अ स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म टू हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। देखो, जब इंडियन रुपी को पहले बड़ा कंट्रोल किया गया था, जब ओपन इकोनॉमी नहीं थी तो इंडियन वैल्यू को बड़ा कंट्रोल किया जाता था। अब जो है वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। तो 1991 में इसको डिवैल्यू किया गया था। डिवैल्यू का मतलब होता है जब आप खुद डिवैल्यू करते हो, और डिप्रिशिएट का मतलब होता है जब मार्केट वैल्यू उसको कम कर रहा होता है। ठीक है ना। सो आंसर आ जाएगा ए। तो दोस्तों, ये मैंने आंसर्स आपको बता दिए। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा एंड आई होप कि आपकी सिलेक्शन हो, और ऑल द बेस्ट। बाकी भी टॉपिक्स की डिस्कशन में जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।